हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो क्लास चल रही हैं उसमें हमारा जो सिलेबस में दिया है पॉलिटी, और पॉलिटी के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत हम लोग को भारतीय संविधान पढ़ना है। और कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, आइए एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं। हम लोगों ने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक है संसदीय प्रणाली, ये हम लोगों को आज कवर करना है। तो जिन लोगों की क्लास जो पिछली क्लासेस हैं वो मिस हो गई हैं, वो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से जा कर के वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास को यानी चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए चलते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है संसदीय प्रणाली। और इसमें हम लोगों को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, यानी PhD नहीं करनी है। यहाँ पे हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना काम चल जाए। यानी पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। यानी ये वनडे एग्ज़ाम है, तो हाई स्कूल लेवल का पेपर है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। हम लोग को बहुत डीप में नहीं जाना है। आप लोगों ने देखा होगा बाकी सभी चैनल में, यूट्यूब वगैरह में बहुत डीप पढ़ाते हैं, तो डीप में नहीं जाना है। हम लोग को यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा, और कुछ क्वेश्चनों को वहाँ पे ध्यान रखना है, और वही क्वेश्चन उन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वन लाइनर फॉर्म में सभी यहाँ पे बिंदु बनाए गए हैं, आप लोग उनको ध्यान से पढ़ते जाइए, और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो सभी पॉइंट जो हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, और आप लोग पढ़ेंगे एक बार दो बार तो समझ में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप लोग बताएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला है, वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनका राष्ट्रपति थे, उनका क्या नाम था? तो रामनाथ कोविंद, ये 14 नंबर के थे। और 15वें नंबर की कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? तो आप लोग बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार कार्यकाल से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन होने के लिए 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया था 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति जो है बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो किसको देता है? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति किसको देता है अपना त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को देता है, यानी दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट वन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, कौन कौन से सदन हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा, तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये वर्ष याद रखिएगा कि भारत में जो पहली बार आपातकाल जो लगाया गया था वो वर्ष था 1962। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे यानी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे संसद का रोल होता है, तो याद रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करने हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्व-विवेकाधिकार का आचरण करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होगा। यानी राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाएगा, स्थिति की घोषणा जो करेगा, उसके लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना आवश्यक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो भी है रिटन में उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है, सिर्फ तो राष्ट्रपति को है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, याद रखिएगा। और कब लगाया गया था आपातकाल, तो 1975 में, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति कानून से जुड़े मामलों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अगला है, अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध व्यापक महत्व से हो। तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कानून व्यवस्था भंग हो रही है तो इस सिचुएशन में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। आगे है, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि संसद का जो अधिवेशन है उसको जब समाप्त करना होता है तो राष्ट्रपति का अधिकार क्या कहलाता है, सत्र भंग करने का अधिकार यह कहलाता है। अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित, क्या है 61, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, इस रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को
पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार किसको है? तो संसद के दोनों सदनों को है। कौन कौन से सदन? तो लोकसभा और राज्यसभा, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए, यानी 6 माह से ज़्यादा यह पद खाली नहीं रह सकता है, इसको 6 माह के अंदर अंदर भर लिया जाना चाहिए। अगला है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, यानी ये निर्विरोध चुने गए थे। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा ही आहूत की जाती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधी शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के विमर्श यानी परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। तो ये चीज़ याद रखना कि अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के, यानी अकेले ही कुछ नहीं करता है, इसको मंत्रिमंडल से परामर्श भी लेना होता है। किसको? राष्ट्रपति को। तो मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। ये 356 में बताया गया है। अगला है 360 में बताया गया है। क्या बताया गया देखते हैं। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता जो है के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है अकेले ही नहीं कुछ करता है, आपातकाल जब भी घोषणा करनी होती है तो इसको मंत्रिमंडल से परामर्श लेना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट बताया गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। अभी श्रीलंका में लागू हो गया था, आप लोग देख रहे थे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो इसका जो निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति इस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, जो कि आगे पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे आप लोग मिस्टेक हो गई, देख लेना, ये राष्ट्रपति है। यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि भारत के
भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा यानी हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कितने तो आप लोग बताएंगे 1/3 सदस्य, और प्रत्येक 2 वर्ष में अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदनों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ये 12 सदस्य खेल से भी हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, और बाकी क्षेत्रों से भी हो सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष आवश्यक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य के यानी राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। अगला, भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, अभी जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है जिसमें योगी सरकार दोबारा बनी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव ये था, और इसमें जनता यानी जितने भी जनता लोग हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, इन लोगों ने वोट किया यानी मतदान किया। तो यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान किया जाता है, और लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 352 है, और कहीं कहीं पे 350 भी दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग वहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है शून्यकाल, यानी जिसको बोलते हैं 0 आवर। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि शून्यकाल का यानी समयावधि क्या होती है जो लोकसभा में। तो शून्यकाल की जो समय अवधि होती है 12 बजे से 1 बजे तक होती है, इसको बोलते हैं 0 आवर। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष जो कि स्पीकर होता है, लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर, यानी अगर 50-50 का रेशियो आ रहा है तो उस संबंध में, यानी मतों की संख्या बराबर हो गई, जैसे 100 लोगों ने मतदान किया और दोनों पक्ष में 50-50 की संख्या में मतदान हुए, यानी बराबर मतों की संख्या बराबर हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अध्यक्ष होता है अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी उस टाइम पर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, अपना मतदान करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। जितने भी अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट क्या होते हैं कि जो संशोधन होता है संविधान में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 42वां संविधान संशोधन आया है ना, 86वां जो कि 2002 में ये संविधान संशोधन आया। तो ये सभी संशोधन जो हैं संसद के द्वारा
संशोधन किए जाते हैं, यानी और कोई नहीं कर सकता है, संसद के द्वारा ही ये अमेंडमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को, यानी लोकसभा की जो बैठक हो रही है उसके प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 0 आवर क्या होता है, 0 आवर की समयावधि क्या होती है 12 बजे से 1 बजे तक, यानी शून्यकाल कहा जाता है। और लोकसभा की जो बैठक होती है उसके प्रथम घंटा को क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ है, यानी संसदीय प्रणाली। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।